प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में सबसे पहले इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत तेजी से ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और इस सेक्टर में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक चमकता सितारा बन रहा है। बता दें कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इंडिया एनर्जी वीक 2023 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी 2023 को पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। बीजेपी चुनाव इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलकर लड़ रही है। चुनावों के लिए बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है और इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के संतीर बाजार में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने आपको अधिकार दिया था, हमने आपको अधिकार दिए हैं। हमने विनाश की जगह विकास और विवाद की जगह विश्वास दिया है। शाह ने कहा कि अब यहाँ सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है। बीजेपी के राज्य में कैडर राज और टोलाबाजी की परंपरा को समाप्त कर त्रिपुरा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 50% तक की कमी आई है। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट व हवाई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विकास के लिए वाटर पावर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और अमृतकाल में देश की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी। गडकरी ने कहा देश में 26 सड़कें ऐसी बन रही हैं जहां हवाई जहाज उतरेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा तो निवेश आएगा, उद्यम लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। गडकरी ने कहा कि इस बार के बजट में हमारे मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ रुपए मिले हैं और आज हमारे पास 70,000 करोड़ से अधिक के एसेट भी हैं। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। एमसीडी सदन में एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्षद सदन में सामने आकर नारेबाजी करने लगे। ऐसे में सदन में हंगामा खड़ा हो गया। इस बीच हंगामा इतना बढ़ा कि बैठक को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव के लिए बैठक हुई थी, जिसमें जमकर हंगामा हुआ था और चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 2 टीमें रवाना की जाएंगी। साथ ही दवाओं और राहत सामग्री की खेप भी भेजी जाएगी। राहत सामग्री को लेकर पीएमओ में अहम बैठक हुई है। तुर्की को सहायता के लिए 100 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम, डॉग स्क्वाड, डॉक्टर की टीम, रिलीफ मटेरियल भी भेजा जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1300 से अधिक हो गई है और घायलों की संख्या 5000 से अधिक जा पहुंची है। केरल में वामपंथी सरकार है। मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में चल रही इस सरकार के कार्यकाल के दौरान यह न सिर्फ इस्लामिक और ईसाई कट्टरपंथी बढ़ा है, बल्कि यह राज्य ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। हालत ये है कि पिछले 6 वर्षों में ड्रग्स के मामलों में 300% की वृद्धि हुई है। वहीं गिरफ्तारी दर भी 90% के करीब बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष राज्य में नशीले पदार्थों, शराब और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों से संबंधित मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे साफ जाहिर है कि भारत के सबसे शिक्षित राज्य माने जाने वाले केरल में ड्रग्स एक नई और गंभीर समस्या बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में 5,924 ड्रग्स के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 में 9,245 मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पिछले वर्ष अक्टूबर में हैदराबाद से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें लेकर आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए की ओर से जानकारी दी गई है कि तीनों गिरफ्तार आतंकियों को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक समारोह और जुलूसों में हथगोले फेंकने का निर्देश दिया गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाकों की साजिश रची थी, जिनका उद्देश्य अपने समर्थकों को हथगोले उपलब्ध कराकर हैदराबाद में लोन वुल्फ हमलों और विस्फोटों को अंजाम देना था। सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज मिल गए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों को पद की शपथ दिलाई है। इन 5 में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल,
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जो पूरी क्षमता से 2 कम है। बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी। भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना सरकार को तगड़ा झटका लगा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसलों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 26 दिसंबर 2022 को बीआरएस के 4 विधायकों की कथित खरीद फरोख्त की साजिश मामले की जांच तेलंगाना पुलिस की एसआईटी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। एकल पीठ ने तब एसआईटी गठित करने के सरकारी आदेश और मामले में की गई जांच को भी रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे। वे सीएम जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विवि के 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि राम, कृष्ण और शिव में आस्था रहेगी तो भारत रहेगा। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। रोजगार के लिए अनंत संभावनाओं के निवेश प्रस्ताव आए हैं। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में बीते 29 जनवरी को रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाने वाले 2 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई पहले से जेल में बंद आरोपी सलीम व सत्येंद्र कुशवाहा पर की गई है। रामचरितमानस की चपाइयों के विरोध में उसकी प्रतियां जलाने पर पीजीआई थाने में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 10 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की भी भूमिका जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई वो सभी ओबीसी महासभा से जुड़े हुए थे। ये सभी एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस का विरोध। भारत सोने के आभूषणों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पिछले कुछ वर्षों में हल्के और जड़े हुए आभूषणों की बढ़ती मांग को देखते हुए विकसित जनसांख्यिकी के कारण तेजी से बदलाव का अनुभव किया है। एशियन लाइट इंटरनेशनल ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हवाला दिया। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सोने के आभूषणों का निर्यात 2015 में 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस बीच दक्षिण भारत सोने के आभूषणों की खपत पर हावी है, जो देश की कुल आभूषण मांग का 40% है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर के निधन को 1 वर्ष गुजर गया, लेकिन उनकी यादें आज भी ताजा हैं। 6 फरवरी 2022 को आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली थी। अपने 8 दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने 36 भाषाओं में तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। लता मंगेशकर कई बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। साल 1969 में सरकार ने लता को पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न दिया था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। बेंगलुरु में रहने वाले संगीतकार रिकी केश ने अपना 3रा ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी को उनकी एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि रिकी केश के एल्बम को बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। स्टीवर्ट कॉपलैंड ने इस एल्बम में रिकी के साथ सहयोग किया था। इस उपलब्धि के साथ केश 3 ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले अकेले इंडियन बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने पहला ग्रैमी 2015 और दूसरा ग्रैमी 2022 में जीता था। यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टरों के मजबूत पंजीकरण के चलते जनवरी में देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में 14% का उछाल आया है। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि जनवरी 2023 में विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री बढ़कर 18,26,669 इकाई पर पहुंच गई है। जनवरी 2022 में वाहन बिक्री का आंकड़ा 16,08,505 इकाई रहा था। तो वहीं बीते माह यात्री वाहनों का पंजीकरण 22% से बढ़कर 3,40,220 इकाई पर पहुंच गया।